हम प्रॉपर अपने सब्जेक्ट का आगाज कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे और अकाउंटिंग पे। ऑल्दो वैसे आप अपने FA1 के सब्जेक्ट में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुताल्लिक कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे और आप अकाउंटिंग को ज़्यादा डिटेल से अपने FA1 में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस कितनी तरह की होती हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सेल क्या होती है, परचेज क्या होती है, ये सारी बातें आप वहां पर पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। फिलहाल मैं अपने सब्जेक्ट के एंगल से बात करूंगा, इसीलिए आपने परेशान नहीं होना। नो डाउट जो चीजें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो आपके FA1 में कॉम्प्लीमेंट करेंगी, सपोर्ट करेंगी। जो चीजें आप वहां पढ़ेंगे वो इस सब्जेक्ट में आपको चीजें कॉम्प्लीमेंट करेंगी, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे में हेल्प करेंगे आपकी, इसीलिए दोनों को ध्यान से पढ़ना है। अच्छा जी, आज हमारा जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कवर करना है बेटे, ठीक है। तो सिलेबस से मैं जो पोर्शन उठा के लाया हूं ये सिलेबस में से लिया गया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये आपकी सिलेबस की हेडिंग है। ACCA ने जो सिलेबस दिया है, नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी, नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मेन हमारा जो सिलेबस का पहला सेक्शन है, सेक्शन A। सिलेबस का ये पहला सेक्शन है, ग्रिड A है, उसका पहला टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ये नहीं आपने याद करना, ये सिलेबस दिया होगा उसने। अच्छा, सिलेबस के अंदर जो पहला लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट है वो A स्टेटमेंट है। जब भी आप ये सिलेबस की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसके नीचे ये देखें छोटा सा आपको K नजर आ रहा होगा। कभी यहां पे K नजर आएगा, कभी यहां पर S नजर आएगा। जब भी K नजर आए तो इसका मतलब है कि इसमें वो आपको नॉलेज देना चाह रहा है, और वो नॉलेज में सीधा सीधा पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा सीधा इस नॉलेज पे बनेगा। मतलब आपको छोटी मोटी डेफिनेशन याद हो, उस डेफिनेशन के ऊपर बेस करके आएगा। तो जहां K लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉलेज बेस, डेफिनेशन बेस, सीधा सीधा क्वेश्चन। जहां S लिखा होगा उसको कहते हैं स्किल्स, यानी वहां पे आपको सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, या तो कैलकुलेशन आएगी या जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी उसके ऊपर सोच विचार करके आपको सीखा हुआ नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉलेज या स्किल हम बार बार पढ़ते जाएंगे, सिलेबस को देखते जाएंगे, क्योंकि यहां पे नॉलेज है तो यहां पे छोटी मोटी डेफिनेशंस और सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि क्रैमिंग बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है जी, चले सबसे पहले हमने आज बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। आते हैं जनाब, सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। ऑर्गेनाइजेशन बेटा किसको कहते हैं जी, या इदारा क्या होता है बेटा? कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इदारा वो चीज है, वो जगह है जहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई एक शख्स या एक से ज्यादा लोग मिलके काम करें। एक या एक से ज्यादा लोग जो कोई ना कोई काम करें, मिल के काम करें। अगर ज्यादा है तो मिल के करें, अगर अकेला बंदा है तो वो कोई काम करे। यानी इदारा वो जगह है जहां पर एक या एक से ज्यादा लोग होंगे जो मिल के काम करेंगे। अगर ज्यादा है या अकेला बंदा है तो काम करेगा। और क्यों काम करेगा? कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जहां एक या एक से ज्यादा लोग मिलके, या अकेला शख्स है तो वो काम करे, और उनके काम करने का कोई ना कोई मकसद हो। मकसद कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना मकसद भी हो सकता है, या प्रॉफिट के अलावा भी कोई मकसद हो सकता है। तो कहीं पे भी जहां एक या एक से ज्यादा लोग हों, मिलके काम करें और कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहें, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है, किताबी डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्संस कलेक्टिवली मिलके काम करें, वर्किंग टुगेदर
टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी ये डेफिनेशन आपको किताब में मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन इज एन अरेंजमेंट इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये डेफिनेशन आपने रट्टा नहीं लगानी, बस इसमें ये काम की 3 बातें याद रखनी है। आपको पेपर में वो सीधा सीधा पूछ सकता है कि जी ये एक इदारा है, इसमें लोग भी हैं, काम भी करें, लेकिन इनका कोई खास मकसद नहीं है। जब उनका कोई खास मकसद नहीं है, मकसद के बगैर काम करेंगे, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई खास मकसद जरूर होगा। ऑर्गेनाइजेशन की आगे से टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं। मकसद को सामने रखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं मकसद के हिसाब से किसी भी इदारे को चलाने का। तो बेटा मकसद के मुताबिक कोई भी इदारे 2 तरह के होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी ऐसे इदारे जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं, और दूसरा नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, ऐसे इदारे जो प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं और ऐसे इदारे जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने। तो जो इदारे प्रॉफिट कमाने के लिए बनते हैं, ऐसे इदारों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ऐसे इदारों को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि इनका मकसद मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। इसी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉफिट कमाने की नीयत से कोई भी इदारा जो बने जिसमें एक या एक से ज्यादा लोग हों और वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करें सब मिलके, ऐसे इदारे को बिजनेस कहेंगे। तो प्रॉफिट को सामने रख के जो इदारा बना उसको बिजनेस कहेंगे, और जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना उसको नॉन प्रॉफिट या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ये मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए जो इदारा बने उसको बिजनेस कहेंगे, जो प्रॉफिट कमाने के लिए ना बने उसको नॉन प्रॉफिट या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, या वो तमाम हॉस्पिटल्स जो ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं, जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं, जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं आपके, ठीक है, तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तमाम नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, और भी हो सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट में नॉन प्रॉफिट इदारों का फिलहाल अभी काम नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रहा है। अगर आपसे को पूछे भाई बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, तो आपने कहना है बिजनेस एक ऐसा इदारा है जहां पर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं ताकि वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। यानी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को ही कॉपी पेस्ट करना है, बस उसके अंदर आपने प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव ऐड कर देना है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन की जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जहां एक शख्स या एक से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर या वर्क टुगेदर, और उनका मकसद क्या होता है? टू अचीव प्रॉफिट। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, ये जो मिलके काम करते हैं वो काम कानूनी होना चाहिए, लीगल काम करते हैं, किसी किस्म का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है। तो हम जो बिजनेस की डेफिनेशन करते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा लोग मिलके कोई भी लीगल टास्क, लीगल काम करें, कानूनी काम करें, और उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, तो ऐसे इदारे को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आपके तमाम होटल्स आ जाएंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल, इसमें तमाम आपकी फैक्ट्रीज आ जाएंगी, तमाम आपकी फार्मेसीज आ जाएंगी जहां से आप मेडिसिन लेते हैं, इसमें तमाम आपके प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सब आ जाएंगे। इसी तरह इसमें आपके अगर आप देखें तो गूगल आ जाएगा, ये एक इदारा है, फेसबुक आ जाएगा, ये भी एक इदारा है, यूट्यूब गूगल का ही है, ये वाले इदारे भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। तो हमने अभी तक बात की इदारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स हैं। हमारा फोकस प्रॉफिट ओरिएंटेड तक है। आगे बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, आगे से टाइप्स हैं।
जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आगे से टाइप्स हैं, ये आपने पढ़ ली हैं, मुझे पता है FA1 में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या टाइप्स हैं बताओ, आपसे कौन कौन से इदारे हैं? शाबाश। नेचर के हिसाब से, कारोबार की नेचर के हिसाब से 3 तरह के इदारे हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और तीसरा है सर्विस बिजनेस, जो सर्विसेज का काम करता है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। इसी तरह ऑनरशिप के हिसाब से भी 3 तरह के इदारे हैं। कौन कौन से बताएं जी? ऑनरशिप के हिसाब से 3 तरह के इदारे कौन से हैं जी? कंपनी, तीसरे नंबर पर है कंपनी। हाँ जी, तीसरे नंबर पर कंपनी है। दूसरे नंबर है पार्टनरशिप बिजनेस। पहले नंबर पर क्या है? पार्टनरशिप। दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर कंपनी है। पहले नंबर पे क्या है जी? सोल ट्रेडरशिप। बिल्कुल गुड, शाबाश, सोल ट्रेडरशिप। क्रैमिंग नहीं करनी, बस नाम शाम पता हो। सोल ट्रेडरशिप, सोल ट्रेडरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, सिंगल ऑनर। तो नेचर के हिसाब से 3 तरह के इदारे हैं और ऑनरशिप के हिसाब से 3 तरह के इदारे हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग पे। जी, ये जो ट्रेडिंग इदारा है, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है? ये बनी बनाई चीज, रेडीमेड गुड्स परचेस करते हैं। हाँ जी, ये बिजनेसेस क्या करते हैं? बाय करते हैं रेडीमेड गुड्स। ठीक है, ये इदारे बनी बनाई चीज खरीदते हैं और फिर उसको आगे क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। खुद से कोई चीज नहीं बनाते, बनी बनाई चीज खरीदते हैं, रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं और आगे उसको सेल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या जिसको हम सादा जबान में जनरल स्टोर कहते हैं, जितने भी आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, ये सारे आपके ट्रेडिंग बिजनेस हैं। हमारे सब्जेक्ट में ट्रेडिंग बिजनेस को रिटेल बिजनेस भी कहते हैं। रिटेल बिजनेस, शायद आपने ये लफ्ज ना सुना हो। ट्रेडिंग बिजनेस का दूसरा नाम है रिटेल बिजनेस, परचून फरोश, जो छोटे पैमाने पे थोड़ी क्वांटिटी में चीजें खरीदते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में ही बेच देते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं शॉप के जरिए। तो मेडिकल स्टोर्स आ जाएंगे इसमें। इसी तरह जितनी भी आपकी कपड़े की दुकानें हैं जो अनसिला कपड़ा बेचते हैं, क्लॉथ की, फैब्रिक्स की शॉप्स हैं, और इस तरह बहुत सी हैं, मैं सारे तो नहीं लिख सकता। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीज खरीदता है और बेच देता है। ट्रेडिंग बिजनेस के बाद अगला बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है जी जनाब? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, यहां पे प्रोडक्ट को खुद बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर किया जाता है। लफ्ज मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, या प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है? अगर हमारी फैक्ट्री में गारमेंट्स बनते हैं, कॉटन के ट्राउजर बनते हैं, तो सबसे पहले कपड़ा खरीदा जाता है। तो ये इदारा सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदता है, बनी बनाई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, रॉ मटेरियल खरीदता है। फिर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स। अदर इनपुट्स का मतलब है को वर्कर वगैरह, मशीनें, ये वो सब इस्तेमाल करके। यानी ये फैक्ट्री में, इस इदारे में फैक्ट्री लाजमी होती है, जिसको प्रोडक्शन का एरिया भी कहते हैं। तो ये इदारा रॉ मटेरियल परचेज करता है, फिर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स कहते हैं, ये खुद फिनिश करके गुड्स बनाते हैं। उसके बाद तीसरा काम फिर ये इदारा क्या करता है? ये जो बनाई हुई चीजें होती हैं, इनको कस्टमर को सेल कर देता है। हाँ जी, तो ये इदारा चीजें बना के बेचता है। इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है जी बेटा? इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास तमाम जो ये टेक्सटाइल मिल्स हैं जहां पे कपड़ा बनता है, इसी तरह जितनी भी शुगर मिल्स हैं जहां चीनी बनती है, वो गन्ना लेके उससे चीनी बनाते हैं। जितनी भी आपकी फ्लोर मिल है, आटा बनता है जहां पे, एंड सोन। ऐसी भी कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां आपकी ब्रेड बनती है, केक, डबल रोटी, बन, ये बेकरी आइटम जो फैक्ट्री में बनती हैं।
तो बेटा ये कौन सा इदारा होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्या फर्क है? ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीज खरीदता है और बेच देता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खुद बनाता है और बेचता है। तीसरा है सर्विसेज बिजनेस। तीसरा कौन सा बिजनेस है? सर्विस बिजनेस। ये इदारा क्या करता है? ये प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जी, ये इदारा क्या करता है? ये अपने कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स को क्लाइंट्स भी कहते हैं, तो ये इदारा क्या करता है? ये प्रोडक्ट नहीं दे बनाता, बल्कि ये अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन कस्टमर्स को क्लाइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, और ये सर्विस के बदले उनसे फीस वसूल करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, फीस। और फीस की जो अमाउंट कलेक्ट होती है उसको फीस रेवेन्यू कहते हैं। तो ये इदारा अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता है और उनसे बदले में फीस कलेक्ट करता है। ये इदारे फीस नहीं कलेक्ट करते, बल्कि ये प्रोडक्ट बेच के रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो जब ये इदारे प्रोडक्ट बेचते हैं तो बेचने से कस्टमर से जो पैसे आते हैं उसको सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। सर्विस इदारों की एग्जांपल बताएं जी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले होटल है, ठीक है, इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह जितनी भी आपकी टैक्स की फर्म्स हैं जो टैक्स की मतलब लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स का काम करते हैं, जितनी भी अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स भी होती हैं जो अकाउंट्स को चेक करती हैं सही बने हुए हैं कि नहीं। तो ये सारे, इसी तरह लॉयर्स, जो जितनी भी लॉ फर्म्स हैं जहां लॉयर बैठे होते हैं, तो लॉ फर्म्स, ये सब सर्विस इदारे हैं। तो हमारे सिलेबस में, हमारे सब्जेक्ट में बताएं जी कौन सा इदारा पढ़ना है हमने, ये बताइए। हमारे सब्जेक्ट में कौन से इदारे का ज्यादा इस्तेमाल है? जल्दी जल्दी बताइए। हमने किस इदारे को ज्यादा पढ़ना है? ट्रेडिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, या सर्विस इदारे को? बताएं, हमने किस इदारे को पढ़ना है हमारे सब्जेक्ट में? आपको एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको एज एन अकाउंटेंट कौन से इदारे को मेन पढ़ाया जाना है? तो सुन लें गौर से। FA1 जो सब्जेक्ट है ना आपका, FA1 का ज्यादा फोकस ट्रेडिंग बिजनेस पे है। FA1 का ज्यादा फोकस ट्रेडिंग बिजनेस पे है। जो आपका FA1 है उसका ज्यादा फोकस ट्रेडिंग बिजनेस पे है। और जो हमारा MA1 MA2, इसका ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे है। जो भी मेरे सब्जेक्ट होंगे ना, MA1 MA2 FMA, इसमें याद रखिएगा आप ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को पढ़ रहे होंगे। सर्विस बिजनेस को भी पढ़ना है हमने, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब FA1 में नहीं पढ़ेंगे, शायद ही पढ़ लें, लेकिन MA1 में, MA2 में और FMA में सर्विस बिजनेस भी है, बहुत थोड़ा सा। सबसे ज्यादा जो आपने पढ़ना है ना, डिटेल से पढ़ना है, जो असल में MA1 MA2 में आपको अकाउंटिंग सिखाई जा रही है, वो असल में सिखाई ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जा रही है। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बड़ा बिजनेस होता है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग या जो हम MA1 पढ़ रहे हैं इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखना। बार बार आपको वास्ता पड़ेगा रॉ मटेरियल से, बार बार वास्ता पड़ेगा फैक्ट्री से, बार बार वास्ता पड़ेगा, मेरी जबान से आप सुनेंगे कि हमने प्रोडक्ट बनानी है, फिर हम बनाकर बेचेंगे, अच्छा बनाकर पहले स्टोर में रखेंगे, फिर कस्टमर को बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर रॉ मटेरियल नया खरीदेंगे। ये सारी स्टोरी आप बार बार सुनेंगे। आ जाए जनाब, ये था नेचर के हिसाब से बिजनेसेस। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। ऑनरशिप के हिसाब से जो बिजनेसेस हैं, आ जाए ऑनरशिप के हिसाब से। सबसे पहला बिजनेस जो है ऑनरशिप के हिसाब से जो बिजनेस है, बल्कि मैं उन तीनों को आपस में आमने सामने रख के डिस्कस करता हूं। पहला बिजनेस है सोल ट्रेडरशिप, दूसरा बिजनेस है पार्टनरशिप, और तीसरा बिजनेस है कंपनी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ऑनर होता है, सोल कहते ही सिंगल को है, तो यहां वन ऑनर होता है। सोल ट्रेडरशिप में एक ऑनर होता है। और पार्टनरशिप में बताएं, पार्टनरशिप में टू और मोर,
लेकिन वो तादाद लिमिटेड होती है, कभी 15, कहीं 20, कहीं 25, ज्यादा नहीं होते। ये मोर की कोई ना कोई लिमिट होती है हर मुल्क में। और कंपनी में जो तादाद है, कंपनी में बताएं जी कितने ऑनर्स होते हैं, कंपनी में कितने ऑनर्स होते हैं, उनकी तादाद क्या होती है? 2 नहीं होती, 2 से ज्यादा होती है, ज्यादातर 7 और उससे बहुत ज्यादा। अनलिमिटेड भी होते हैं ऑनर, वैसे तो इसमें अनलिमिटेड कर लें, लार्ज नंबर ऑफ ऑनर्स कई दफा, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑनर्स होते हैं। हाँ जी, ये हर मुल्क में थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसीलिए अगर आपको आपकी टीचर जो है वो कोई और टीचर इसके साथ नंबर बताएं, लॉ का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां फिर वो आपको सही बताएंगे। अभी आप इतनी टेंशन नहीं लें, बस ये बात ध्यान में रखें, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 ऑनर, पार्टनरशिप में 2 और मोर, और कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ ऑनर्स होते हैं, लिमिट कई दफा नहीं भी होती। अच्छा, उसके बाद यहां पे जो ऑनर है, ऑनर किस नाम से जाना जाता है? ऑनर को क्या बोलते हैं? ऑनर किस नाम से जाना जाता है? यहां पे जो ऑनर होता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। यहां पे बेटा जो ऑनर होता है उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। यहां पे जो ऑनर होता है उसको पार्टनर्स बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो ऑनर है ना उसको पार्टनर्स बोलते हैं। कंपनी में जो ऑनर होता है उसको क्या नाम होता है? कंपनी में जो ऑनर होता है उसका क्या नाम होता है? जी वो कहते हैं जी कंपनी में जो ऑनर होता है उसको सीईओ कहते हैं। नहीं, कंपनी में जो ऑनर होते हैं उसको शेयर होल्डर्स कहते हैं। किसी भी कंपनी के जो मालिकान हैं, ऑनर्स हैं, तो मैं ये बात कर रहा था, कंपनी में जो ऑनर्स होते हैं उन ऑनर्स को ऑनर्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी के जो मालिकान हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। और ये एक नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। यहां एक ही बंदे ने पैसा लगाया होता है, इधर पार्टनर्स ने पैसा लगाया होता है और इधर शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया होता है। उसके बाद बिजनेस को चलाता कौन है? उसके रोजमर्रा के मामलात, बिजनेस के फैसले, बिजनेस को मैनेज कौन करता है? तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस किसके पास होती है? मैनेज कौन करता है? कारोबार को चलाता कौन है? जी बताएं जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर है ना, जो सोल प्रोप्राइटर है वही कारोबार को चलाता है। शॉप ओपन करता है, बंद करता है, फैसले करता है, चीजों की कीमतें डिसाइड करता है, डिस्काउंट देता है, सेल लगाता है। तो कारोबार से मुतल्लिका तमाम फैसले और बिजनेस को चलाता है सोल प्रोप्राइटर। उसको सोल ट्रेडर भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर को सोल ट्रेडर भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऑनर ही चलाता है कारोबार के सारे मामलात, फैसले, दुकान खोलना, बंद करना, गले में बैठना, ये वो जो रोजमर्रा के काम है ऑनर अकेला ही कर रहा होता है। साथ कभी कभार अपने बच्चों को कोई मुलाजिम भी रख लेता है, लेकिन असल में जो फैसले चलते हैं, जो मनमानी चलती है, सारी मुश्किल अच्छे बुरे हालात में जो सामना करना पड़ता है वो अकेला मालिक ही है। इधर जो है कारोबार में तमाम पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स मिलके चलाते हैं। ठीक है, तो यहां कारोबार का निजाम चलाने के लिए कारोबार के ऑनर्स या पार्टनर्स ही मिलजुल के काम करते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, तुमने इस वक्त आना है, मैंने इस वक्त आना है। ठीक है, कस्टमर से तुमने डीलिंग करनी है, मुलाजमीन को तुमने रखना है, इस तरह। तो सोल ट्रेडरशिप में एक मालिक होता है, वही कारोबार को चलाता है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलके या कुछ लिमिटेड पार्टनर्स मिलके चलाते हैं। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो कभी भी कंपनी को नहीं चलाते, वो कंपनी से बाहर रहते हैं, बल्कि वो अपने बिहाफ पर कुछ नुमाइंदे, कुछ पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं। तो कंपनी के मालिकान और हैं, कंपनी को चलाने वाले जो मुलाजमीन हैं वो और हैं। कंपनी को चलाने वाले लोगों को डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जिन लोगों का कंपनी में पैसा लगा हुआ है उनको शेयर होल्डर कहते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं चला रहे। कंपनी के छोटे बड़े रोजमर्रा के तमाम फैसले डायरेक्टर्स करते हैं, और इन डायरेक्टर्स की सिलेक्शन करते शेयर होल्डर ही हैं। जैसे हम लोग वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको अपना नुमाइंदा बना के मुल्क चलवाते हैं, इसी तरह कंपनी को चलाने के लिए भी शेयर होल्डर ही कंपनी के डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं और उनसे कहते हैं चलाओ तुम कंपनी। हम साल बाद आएंगे और देखेंगे तुमने क्या हमारे पैसों से कमाया, क्या खोया, क्या पाया। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे जो भी प्रॉफिट और लॉस है, सारे का सारा प्रॉफिट या लॉस जो है वो सिंगल ऑनर का है। यहां सारा प्रॉफिट लॉस एक ही ऑनर का है, वही
स्याह सफेद का मालिक है। यहां प्रॉफिट जो भी आएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तकसीम होगा। और डिस्ट्रीब्यूट करने की इन्होंने आपस में कोई ना कोई रेशो तय की होगी। हो सकता है तमाम पार्टनर्स कहें जी बराबर बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मसलन दो पार्टनर्स हैं, 50-50, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा मेरा, लॉस होगा तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनकी आपस में कोई ना कोई एग्रीड रेशो होती है। जी जनाब, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई ना कोई एग्रीड रेशो होती है, ठीक है। वो रेशो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी हो सकती है, नाम के मुताबिक भी हो सकती है। हो सकता है कि एक पार्टनर जो है वो पैसे कम ला रहा है लेकिन उसका नाम तजर्बा बहुत ज्यादा है, उसके पास पार्टीज बहुत हैं, उसको उधार कपड़ा उधार चीजें बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो हम उसको कहते हैं यार तुम पैसा कम ला रहे हो, तुम्हारा नाम ही बहुत है, ठीक है तुम भी 50% या जितने भी है तुम प्रॉफिट ले लेना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना जो सरमाया दे रहा है वो उतना प्रॉफिट भी लेगा। सरमाए के मुताबिक भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी हो सकता है। बिल्कुल आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो हो सकता है कि प्रॉफिट सरमाए के मुताबिक ना हो बल्कि सरमाए से हटके आपस में जो ये म्यूचुअली एग्री कर लेंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे जिस बात पे, वो चलेगा। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। इन्वेस्टमेंट के मुताबिक भी हो सकता है और हटके भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदा है जिसका तजर्बा बहुत ज्यादा है, बाकी पार्टनर्स का भी तजर्बा इतना नहीं है। जो तजर्बाकार है वो कहता है भाई मेरा इतना सालों का तजर्बा है, मैं तो 70% प्रॉफिट का लूंगा। दो और पार्टनर हैं वो कहते हैं चलो हम 15-15% ले लेंगे, लेकिन ये 70% जो है ये कितने अरसे तक लेंगे? वो कहते हैं पहले 3 साल तो मैं लूंगा 70%, बाद में हम तीनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह भी हो जाता है कई दफा, डिपेंड करता है आपस के एग्रीमेंट पे। अच्छा, यहां जो प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं। हाँ जी, जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं। कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डायरेक्टर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उनको तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ जी, शेयर होल्डर में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारा प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड, डी एंड पे डिविडेंड। मसलन अगर 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख पाउंड का या डॉलर का, उसमें से 2 लाख डॉलर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये डायरेक्टर फैसला करते हैं कितना करना है डिस्ट्रीब्यूट। बाकी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वो कंपनी के अंदर ही रहता है और वो कल को अगले सालों में इस्तेमाल होता है वो कारोबारी मकासद के लिए। उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जरा लेक्चर आज थोड़ा टेक्निकल हो गया है कि जनाब कंपनी में जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रॉफिट का सारे का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये डायरेक्टर की मर्जी है, लेकिन डायरेक्टर करते नहीं सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि कल को कोई भी मुश्किल हालात आ सकते हैं। बुरे वक्त के लिए वो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन बचा के रखते हैं जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और अगले सालों में जिन सालों में लॉस हो उन सालों में प्रॉफिट देने के लिए ये बचे हुए प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया जाता है। तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी में जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया उसका वो पोर्शन जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नुकसान होता है, कारोबार ने कर्जे लिए हुए हैं और कर्जों की वापसी की जाएगी, तो कर्जों की वापसी करने के लिए क्या मालिक के घर की प्रॉपर्टी बिक सकती है कि नहीं बिक सकती? तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी। मालिक की लायबिलिटी क्या होती है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कारोबार का मालिक है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये टेक्निकल बात है, आखिरी बात है, बस फिर लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? कारोबार के, फॉर एग्जांपल कारोबार के पास जो असासे हैं जिनको एसेट्स कहते हैं, कारोबार के पास $50,000 के तमाम कैश ये वो चीजें हैं, और कारोबार के कर्जे $70,000 के हैं। कारोबार में कर्जे जो लिए का मालिक ने आहिस्ता 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 करके वो 70,000 के कर्जे लिए। अब कारोबार की तमाम चीजें, तमाम बिल्डिंगें, सारा फर्नीचर ये वो सारी चीजें बेच के, कारोबार के बेच के 50,000 रुपये आ रहा है। अब 70,000 का कर्जा है, 70,000 का कर्जा अदा करने के लिए पहले बिजनेस की सारी चीजें बेची जाएंगी जो कि $50,000 की बिक गई।
अब जो बाकी 20,000 का कर्जा है उसके लिए मालिक के घर की भी कोई चीज बेची जा सकती है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर कैन बी सोल्ड टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। कारोबार के कर्जे वापस करने के लिए मालिक के घर की कोई भी चीज बिक सकती है। इस चीज को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडरशिप में जो मालिक होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ज जिसका देना है वो कर्ज वाला घर की चीज भी बेच सकता है। इसी तरह पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो मोस्टली अनलिमिटेड होती है। कभी कभार लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर अनलिमिटेड है। कंपनी की खूबी यह है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर, इनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड है। यानी कंपनी का कर्जा अगर 70,000 है और कंपनी की चीजें बेच के 50,000 पूरा हो रहा है तो बाकी 20,000 के लिए शेयर होल्डर की घरेलू प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा। तो कंपनी का जो ओनर है, शेयर होल्डर, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और यही कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है ओनर्स को। उसके बाद अगर आखिरी चीज, वैसे ही आखिरी थी, साइज की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का साइज स्मॉल होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का साइज मीडियम होता है और कंपनी एक बड़ा बिजनेस होता है, लार्ज बिजनेस होता है। तो आखिरी डिफरेंस, चलो साइज की बुनियाद पे बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक स्मॉल बिजनेस होता है, छोटा दुकान, छोटा खोखा टाइप भी हो सकता है। ये मीडियम साइज का बिजनेस होता है और ये बड़े साइज का बिजनेस होता है। कंपनी बड़ी होती है क्योंकि उसमें मालिकान ज्यादा है, उसमें सरमाया भी ज्यादा होता है, ठीक है, कैपिटल भी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होती हैं, रेवेन्यू भी ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो ये सारा, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आप पूछेंगे हमें कौन से बिजनेस से वास्ता पढ़ना है, तो हमारा ज्यादा वास्ता एक कंपनी से पढ़ना है लेकिन इन दोनों से भी आ सकता है। आपकी जो FA1 है उसमें आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पढ़ेंगे या शायद सोल प्रोप्राइटरशिप ही पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे, कंपनी भी पढ़ेंगे। तो अभी मेरे सब्जेक्ट में इन तीनों का मिक्स ही कभी चल रहा होगा। नहीं, अगर वो क्या नाम है खुद बता देगा, मिस्टर असलम कह देगा या मिस्टर जेम्स कह देगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर डेविड कह देगा तो वो पार्टनरशिप होगी। अगर वो कह देगा जेम्स लिमिटेड, लफ्ज लिमिटेड आ रहा होगा, लिमिटेड का लफ्ज आ रहा होगा इस लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कंपनी है। हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। FA1 में तो पढ़ सकता है, मेरे सब्जेक्ट में जो भी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, जो भी हो, हमारे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीनों तरह के बिजनेस हमें आ सकते हैं। लें जी, आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया।